दोस्तों, आज पेश है खून की होली। ये एक और चित्र है दोस्तों। जयपुरम राज्य का युवराज चंद्रहांस वन में आखेट खेलने गया हुआ था। तभी बचाओ आवाज उस दिशा से आई है। किसी नारी की आवाज थी। वह झाड़ी के उस पार पहुंचा। ओह, कोई युवती डूब रही है। और अगले ही पल चंद्रहांस तैरकर युवती के पास पहुंचा। उसे पकड़कर वह पुनः तट की ओर लौट पड़ा। तट पर आकर इतनी सौंदर्यवती होते हुए भी तुम्हें आत्महत्या करने चली थी। मैं आत्महत्या करने नदी में नहीं कूदी थी। अब थी मेरा पाँव फिसल गया था, जिससे मैं नदी में जा गिरी। फिर तुम इस बात को क्यों भूल रहे हो? मैं आत्महत्या करने वाले बचाने के लिए चिल्लाते नहीं हैं। ओह, सौंदर्यवान होते हुए भी साथ साथ तुम बुद्धिमती भी हो। कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गरिमा है और मंगलगढ़ की सेनापति की पुत्री हूँ। मैं भी अपना परिचय देते हूँ। मेरा नाम चंद्रहांस और जयपुरम का युवराज हूँ। ओह, तुम जयपुरम के युवराज हो? गरिमा, सुनो, तुम्हारे रूप तुम्हें जादू कर दिया है। तुम मेरे जीवन की सहचरी बनना पसंद करोगी? युवराज मुंह के शब्द निकलने से पहले एक बार अच्छी तरह सोच लेते तो अच्छा होता। फिर भी तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मंगलगढ़ की कन्याएं इतनी सस्ती और सामान्य नहीं है कि कहीं भी उन्हें ब्याह कर दिया जाए। यह तुम क्या कह रही हो गरिमा? जानती हो, शायद मेरी माँ भी तुम्हारे राज्य की राजा की बेटी है। अरे, अपनी माँ के बारे में मुझसे बात न करो तो ठीक है। यह कह गरिमा घोड़े पर सवार हुई और तुरंत ही अपने घोड़े को एड़ लगा दी। गरिमा रुको तो। और जब गरिमा का घोड़ा उनकी नज़रों से ओझल हो गया, गरिमा का व्यवहार मेरी समझ में नहीं आया। उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा क्यों दिया? उससे यह बात क्यों कहा कि मंगलगढ़ की कन्याएं इतनी सस्ती व सामान्य नहीं है कि उन्हें ब्याह दिया जाए। मंगलगढ़ यहाँ से बहुत कोस की दूरी पर है। मुझे इसी समय जाकर अपने नाना नागेश सिंह की गरिमा द्वारा विचित्र विवाह के बारे में पूछना चाहिए। वो चंद्रहांस उसी समय अपना घोड़ा मंगलगढ़ की ओर दौड़ा दिया। जब वह मंगलगढ़ पहुंचा, नाना जी प्रणाम। जीते रहो चंद्रहांस। और कुशल में आदान प्रदान के पश्चात, ओह, कहो चंद्रहांस, आज ननिहाल की कैसे याद आई? तब चंद्रहाल ने गरिमा से मुलाकात के विषय में विस्तार पूर्वक नागेंद्र से बताया। नाना जी, गरिमा मेरी माँ रानी मालती के विषय में कहा था कि उसने उनसे इस बात के विषय में बात न करूं तो ठीक होगा। उसके साथ साथ उसने मेरा परिणय प्रस्ताव यह भी ठुकरा दिया कि मंगलगढ़ की कन्याएं इतनी सस्ती नहीं, सामान्य नहीं कि जो कहीं भी ब्याह की जाए। गरिमा ने ऐसा क्यों कहा नाना जी? वो तो यह इतिहास पुनरावृत्त होने जा रहा है क्या? और राजा नगेंद्र सोच में डूबा। नाना जी, आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं देता। बेटा चंद्रहांस, इन बातों के विषय में अपनी माँ से पूछो तो वह सब जानती है। ठीक है नाना जी, मैं उन्हीं से पूछता हूँ। पर आपको एक बात बता दूँ, गरिमा से मेरा अपमान किया है। हर हालत में उससे विवाह करके अभिमान तोड़ूंगा। अच्छा नाना जी, अब मैं चल दूंगा। मैं अपने पिताजी महाराज और रानी माँ को बताए बिना ही यहाँ चला आया और जयपुर में मेरी खोज हो रही होगी। ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं बेटे। और चंद्रहांस अपने सैनिकों के साथ मंगलगढ़ से जयपुर लौट गया। काफी दूर पहुंच चुका था कि उसे याद आया, अरे मेरी तलवार! लगता है वह मंगलगढ़ के राजमहल में नाना के कक्ष में चौकी पर रह गई।
उसने एक सैनिक को आदेश दिया, मेरी तलवार मंगलगढ़ में नाना के कक्ष में रह गई है, जाकर उसे ले आओ, तब तक हम ये रुके हैं। ठीक है युवराज। वो सैनिक मंगलगढ़ की ओर वापस लौट पड़ा। सिद्धि वह तलवार लेकर लौटा। तलवार तो आसानी से मिल गई। हाँ युवराज, किसी ने तलवार को छुआ तक नहीं। मुझसे तुम्हें कहा कि अपनी तलवार उठा लो। ओह नाना जी, क्या कह रहे थे, मुझे याद कर रहे थे? सैनिक चुपचाप खड़ा रहा। देख, उन्हें मेरे विषय में कुछ पूछा? सैनिक फिर चुप खड़ा रहा। सैनिक, तुम मेरे प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं दिया? बात क्या है, चुप क्यों हो? युवराज, आप मुझे तलवार लेने न भेजते तो ठीक रहता। क्या मतलब? क्षमा करें युवराज, मैं आपकी तलवार मंगलगढ़ के महल से में पहुंचा तो एक दासी उस स्थान को दूध से धो रही थी जिस स्थान पर आपने बैठकर नाना जी से वार्तालाप किया। इस बात समझ में नहीं आ रही कि इस स्थान में कुछ देर पहले युवराज चंद्रहांस बैठे थे, उस स्थान को दूध से धुलवाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? जब मैं तलवार उठाकर कक्ष से बाहर निकला। क्यों भाई, क्या तुम बता सकते हो उस स्थान को दूध के क्यों धोया जा रहा है? जिस स्थान पर युवराज चंद्रहांस थोड़ी देर बैठे थे वह स्थान सूद पुत्र के अस्पर्श हो गया है, अतः शुद्ध किया जा रहा है। सूद पुत्र किसे सूद पुत्र कह रहे थे वे भाई? तुम्हारे युवराज चंद्रहांस और किसे? क्या बक रहे हो? जानते नहीं मैं युवराज हूँ, महारानी मालवती तुम्हारे महाराज नागेंद्र की बेटी सिंह की बेटी है। तो क्या तुम्हें यह अभिमान है कि तुम्हारे महाराज मंगल सिंह राज परिवार की कन्या से ब्याही थी? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारी माँ मालती हमारे महाराज नागेंद्र की रखी हुई एक सुधरा दासी की लड़की है। ओह, इतना बड़ा धोखा! हम इतने मूर्ख नहीं जो उस समय अपनी कुलीनता तुम्हारे महाराज के दबाव में आकर मंगलगढ़ की राजवंश की कन्या उससे विवाह कर देते। ओह, उस सैनिक ने ऐसा कहा तुमसे? हाँ युवराज, उसकी ऐसी तिरस्कार भरी बातें सुनकर मुझे वहाँ से यहाँ तक आना भारी हो गया। मैं अभी जाकर उस सैनिक को मजा चखाता हूँ। नहीं युवराज, ऐसा मत कीजिएगा। बात को आगे बढ़ाने से पहले रानी माँ से इस विषय में पूछताछ कीजिए, वो आपको इस विषय में ठीक सही बता सकती है। शायद तुम ठीक कह रहे हो सैनिक। चंद्रहांस जब जयपुर में पहुंचा तो उस मन भारी बेचैन था। रानी माँ इस समय दरबार में पिताजी महाराज के साथ होंगे, मुझे वहीं चलना चाहिए। वो जब वह दरबार में पहुंचा, आ गए युवराज चंद्रहांस वन का किट खेल कर। जी पिताजी महाराज। और जब अपनी माँ मालती के सम्मुख उन्मुख हुआ, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आशा है कि मेरे प्रश्न का सही उत्तर देंगी। पूछो युवराज, मुझसे क्या पूछना चाहते हो? तो बताइए माँ, आप मंगलगढ़ के महाराज नरेंद्र सिंह की रानी की संतान है? यह तुम कैसा प्रश्न पूछ रहे हो युवराज? माँ, मुझे मेरे प्रश्न का हर हाल में उत्तर चाहिए। नहीं, तुम्हारे ऐसे प्रश्न का उजुल प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगी। प्रश्न कोई औपचारिकता नहीं है। औपचारिक कैसे नहीं है? एक बेटा अपनी माँ से सच्चाई जानना चाहता है, माँ सच्चाई जानते हुए भी उसे सच्चाई छिपा रही है। आज तुम बहुत बड़ कर बातें कर रही हो राज। तुम्हें राज मर्यादा का तनिक भी ध्यान नहीं है। भरे रद्दार में अपनी माँ से किस लहजे में बात कर रही हो तुम? क्षमा करें पिताजी महाराज, माँ के प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी नहीं दे रही। मालती, महारानी मालती, युवराज की बात को क्यों नहीं बता देती? अब अपनी माँ का नाम मैं कैसे बताऊं महाराज कि आप एक रानी की संतान नहीं, अपनी एक
दासी की पुत्री हैं। चंद्रहांस, ओ चंद्रहांस, जानते हो तुम क्या बक रहे हो? बक नहीं रहा पिताजी। महाराज, सही कह रहा हूँ। अब सच्चाई क्या है यह माँ से जान सकती हैं। मालती, हमें सच सच बताओ, क्या चंद्रहांस ने जो कुछ कहा है ठीक कहा है? जी महाराज। क्या इसका मतलब यह हुआ कि तुम वास्तव में एक सूत दासी की पुत्री हो? जी महाराज, मेरी माँ यामिनी महाराज चंद्रसेन के महल में एक शूद्र दासी ही थी। ओह, आखिर यह सब क्या गोरख धंधा है? यदि तुम वास्तव में दासी पुत्री हो तो राजा नरेंद्र ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे किया? हमें विस्तार से बताओ। ठीक है, मैं आपको प्रारंभ से बताती हूँ, सुनिए। आज से 26 वर्ष पहले तब की बात है जब आपका दूत का पुत्र लेकर राजा नवलगढ़ के सिंहासन सिंह के पास पहुंचा। राजा नरेंद्र सिंह, हमने सुना तुम्हारी पुत्री मालती अति सुंदर है, हम अपनी पत्नी बनाना चाहती है। आशा करता हूँ तुम्हें यह प्रस्ताव स्वीकार होगा। राजा सूर्यहंस जयपुरम। यह पत्र पढ़ राजा नरेंद्र सोच में पड़ गया। राजा सूर्यहंस जैसा विलासी और चरित्रहीन राजा के साथ भला मैं अपनी बेटी को कैसे ब्याह सकता हूँ? तभी महाराज, हमारे महाराज का यह पत्र और आपके नाम है। दूत ने नगेंद्र का पत्र पढ़ा। राजा नगेंद्र, यदि आपने हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो सूरत नगर और मंगलपुरम से ईंट से ईंट बजा देंगे, मंगलगढ़ का मानव विहीन बना देंगे। राजा सूर्यहंस, ओह, राजा सूर्यहंस ने धमकी दी है, पर सूर्यहंस की धमकी में दम है। एक विशाल सेना का स्वामी है, वह पल भर में ही हमारे राज्य को तहस नहस कर सकता है। राजहित के लिए हमें राजा सूर्यहंस का प्रस्ताव मान कर आंख तिक्की मक्की नहीं निकलनी पड़ेगी, इसके सिवा हमारा कोई चारा नहीं है। यह निर्णय कर उन्होंने दूत से कहा, दूत, हम तुम्हारे महाराज का प्रस्ताव स्वीकार है, उनसे कहना कि आज से 10वें दिन बारात लेकर मंगलपुरम आ जाए। जी राजन। और सूर्यहंस के पास दूत जाकर सूचना दी, ओह, आज हम बहुत खुश हैं रंभा, आज हमारा मदिरा का प्याला खाली न होने पाए, आज जी भरकर पिएंगे। और रंग विलास की महफिल कई दिन तक चलती रही। 10वें दिन सूर्यहंस बारात लेकर मंगलपुरम पहुंचा और बारात की आओ भक्ति की जा रही थी। दूसरी ओर मैं एक विलास और चरित्रहीन व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी। बारात द्वारा पर आग पहुंची है, अब मैं क्या कर सकती हूँ? और कुछ नहीं तो यह हीरा चाट कर अपनी जान दे सकती हूँ। और मालती ने हीरे को जड़ी अंगूठी की उंगली से निकाला और चाट लिया और सिर दी। क्या हुआ राजकुमारी जी? और पल भर मालती प्राण पिखेरू त्याग दिए। ओह, लगता है महारानी ने हीरा चाट कर अंगुली का हीरा चाट लिया। यह सूचना राजा नगेंद्र तक पहुंची। वह आ रहे हैं। और नगेंद्र भागा भागा महल पहुंचा। बेटी, तूने यह क्या किया? स्वामी, अब क्या बारात द्वार पर खड़ी है। राजा सूर्यहंस इस घटना का पता चलेगा तो वह क्रोध से बावला उठेगा और क्रोध में वह कुछ भी कर सकता है। ओह, अब क्या होगा? कुछ नहीं समझ में आ रहा महारानी, कैसी विडंबना है। बाहर मंगल गान गाए जा रही हैं, यहाँ मौत का सन्नाटा पसरा पड़ा है। उसी समय दासी केतकी कक्ष में प्रवेश किया। महाराज, आपको प्रधानमंत्री जी बुला रहे हैं। और शोक शोभा में डूबे नगेंद्र ने जब सिर उठाया, ओह, दासी होकर यह कन्या कितनी रूपवती है, कौन कह सकता है यह दासी कर्म करती होगी। उसी समय उसके दिमाग में कुछ क्रोध उठा। यह दासी हमें संकट की इस घड़ी से उबार सकती है। और विचार आते ही, ओह महाराज जी, आप क्या कर रहे हैं? बेटी, तू इस पगड़ी की लाज बचा सकती है। महाराज, बेटी बारात द्वार पर खड़ी हुई है, राजकुमारी मालती आत्महत्या कर ली है और इस संकट की घड़ी में तू हमें मालती बन सकती है। राजकुमारी मालती बन जाऊं मैं? कुछ समझी नहीं महाराज। बेटी, इस राज्य को बचाने के लिए अपने आशीषों को बलिदान देना पड़ेगी और राजकुमारी मालती के
नाम धारण कर राजा सूर्यवंश से विवाह करना होगा। लेकिन यह कैसे हो सकता है महाराज, मैं एक शूद्र दासी की पुत्री हूँ। जब यह बात केवल हम और मंगलगढ़ के लोग जानते हैं हैं राजा सूर्यवंश तो तुम्हें मालती समझेगा, और तुम्हें मालती को देखा थोड़ी ही है। महाराज, आपने मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया है। माँ से पूछे बिना मैं इस विषय में कैसे कैसे हाँ कह सकती हूँ। तब उसकी माँ दासी यामिनी को बुला गया, सारी बात बताई गई। बेटी राधा, हमने इस राजवंश का नमक खाया है, आज उस नमक का हक अदा करने का समय आ गया है। राजकुमारी मालती बनना होगा और मुझे दुल्हन बना दिया गया, और मालती के रूप में मेरा आपके साथ विवाह हुआ। विवाह के पश्चात जब मैं जयपुर आई, ओ मालती, तुम्हारे विषय में जैसा सुना था तुम उससे ज़्यादा खूबसूरत हो। महाराज, यह मेरी कड़वी सच्चाई। ओह ठगनी, तूने हमें राजवंश में प्रवेश कर उसे कलंकित कर दिया, लेकिन हम इसी समय तुझे महारानी पद से मुक्त करते हैं, और इसके साथ ही तेरी कोख से जन्मे चंद्रांश से भी युवराज पद भी वापस लेते हैं। महाराज, मैं दासी थी और दासी ही रहूंगी। मुझे आपके चरणों की दासी बनी रहने दीजिए, मुझे मेरा अधिकार न छीने। दूर हट उल्टा, हम आज राजवंश की समझ रहे थे और गले लगा रहे थे। तू गले लगाना तो दूर, हम तुझे जीवित भी नहीं रहने देंगे। और तलवार निकाली। अच्छा चलो चलो, अच्छा हुआ यह मर गई। सूर्यवंश चंद्रवंश को देखा, तुम अभी भी यहाँ खड़े हुए हो, तुम्हारा पद छीन लिया गया है, फिर तुम्हारा यहाँ क्या काम। मैं अपने अधिकार को यूं नहीं छीन जाने दूंगा पिताजी महाराज। उसने आगे बढ़कर राजपुरोहित से कहा, राजपुरोहित जी, युवराज पद के कारण जो गौरव मुझे प्राप्त था वह मुझसे छीन लिया गया, पर इसका कोई मलाल नहीं। पर मेरी दोनों भुजाएं मेरे पास है, इसके बल पर जो कहीं नहीं जा सकता। आपके बस में इतना पूछना चाहता हूँ कि इन भुजाओं में बहने वाले रक्त किसका है, मेरी माँ का या मेरे पिताजी का। निस्संदेह पिता का। माता की अपेक्षा में पिता पुत्र विशेष अधिकार होता है। जब मेरे शरीर में राजा सूर्यवंश का रक्त बह रहा है तो मुझे मेरा पद क्यों छीना जा रहा है राजपुरोहित जी? यह बात तो विचारणीय है। राजपुरोहित ने राजा सूर्यवंश से कहा, महाराज, चंद्रवंश आपका पुत्र है, इसलिए आप युवराज पद नहीं छीन सकते। ओह, हम अपना आदेश वापस लेते हैं। चंद्रवंश पुनः जयपुर के युवराज घोषित करते हैं, और राजपुरम जी दासी राधिका के अंतिम संस्कार भी किया गया। उसके शव को जंगल में फेंक दिया गया उसी रात। इससे पहले पिताजी महाराज ने कभी मेरे विरुद्ध कोई घोषणा करे, मुझे उसे रास्ते से हटाकर राजपाट संभाल लेना चाहिए। उस रात जब सेवक मदिरा लेकर राजा सूर्यवंश के कक्ष में जा रहा था, धान मदिरा पात्र में यह चूर्ण डाल दे। युवराज, यह कैसा चूर्ण है? यह विष है दानू। विष? हाँ दानू, सुन, इस विष भरी मदिरा को पीकर पिताजी महाराज सुरक्षित जाएंगे और मैं जयपुरम का राजा बनूंगा और तुझे अपना प्रधानमंत्री बनाऊंगा। सच? हाँ दानू, बस मेरा यह काम कर दे। अच्छा युवराज। और दानू ने मदिरा पात्र में विष मिला दिया। तत्पश्चात वह मदिरा पात्र सूर्यवंश के कक्ष में रख गया, और जब कक्ष में से बाहर आया, यह तुझे भी रास्ते से हटा दे। अब तुझे भी रास्ते से हटा देना चाहिए तो ठीक रहेगा, वरना तू मेरा बांडा फोड़ सकता है। जैसे ही दानू उसके समीप से गुजरा, कौन अगले ही पल और दानू
मृत दानों को खींचकर चंद्रहांस एक तहखाने में डाल दिया और वह रात को खूब गहरी नींद सोया। खर खर खर। सुबह एक सेवक ने उसे जगाया। उठिए महाराज, अनर्थ हो गया। महाराज सुरक्षित डर गए। खर खर खर। चंद्रहांस ने आंखें खोल सेवक को देखा। क्या बक रही है? रात को पिताजी महाराज बिल्कुल ठीक थे। मैं ठीक कह रहा हूँ युवराज, महाराज अपनी सैया पर मृत पड़े हैं। ओह! चंद्रहांस दौड़ा और सूर्यांश के कक्ष में पहुंचा। पिताजी, भू। युवराज, ऐसा लगता है जैसे कल रात की घटना से व्यतीत होकर महाराज कल रात अधिक मदिरा का सेवन किया और इसकी मृत्यु हो गई। राज के सम्मान के साथ सूर्यांश का अंतिम संस्कार किया गया। किसी को कानो कान इस बात की भनक भी नहीं पड़ी कि महाराज मेरे मरे नहीं, मारे गए थे। और चंद्रहांस को निवृत्त जयपुर का राजपाट मिल गया। राजा बनने के पश्चात मेरे बैठने का कारण उस शतान को भी असर्पित मानने वाले उस बूढ़े नागेंद्र से बदला लेकर रहूंगा। चंद्रहांस का अपमान किसे कहते हैं? और मैं उस अभिमानी गरिमा के गर्व को भी चूर चूर करके रहूंगा। अगले ही पल अपनी विशाल सेना के साथ मंगलगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उसकी सेना मंगलगढ़ के समीप पहुंची। आज मंगलगढ़ का कोई प्राणी जीवित नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे सामने जो कोई आई, उसे शस्त्रधारी हो या निहत्था, स्त्री हो या छोटा बालक, वृद्ध हो या अस्वस्थ, तुम किसी को पर दया नहीं दिखाओगी। आवश्यकता नहीं है। जैसे किसान फसल काटता है, उसी प्रकार तुम मंगलगढ़ के लोगों को काटना पड़ेगा। अपने शौर्य बल से मंगलगढ़ की 100 गढ़ बना देंगे बहादुर सैनिकों। चंद्रहांस के आदेश ने उसके सैनिकों ने एक खलन मंगलगढ़ के ऊपर टूट पड़ी और आई मेरा बच्चा। और नगर में असहाय, निरस्तर और निर्दोष जनता काटती चंद्रहांस की सेना आगे बढ़ गई। ओह! और इस भीषण मारकाट को देख राजा नगेंद्र सिंह का हृदय हाहाकार हो उठा। मौत का इस तांडव जैसी को कैसे रोकना चाहिए? मुझे चंद्रहांस के पास जाकर भयानक मारकाट को रोकना की प्रार्थना करनी चाहिए। वह चंद्रहांस से मिलने चल पड़ा और जब चंद्रहांस के पास पहुंचा, आइए नाना जी, महल को धोल कर लीप लिया न? शुद्ध दासी के पुत्र की सांस से पवित्र बने मंगलगढ़ के लोगों को रक्त से की शुद्ध कर रहा हूँ। अब ये बाहर और भीतर सभी जगह से पवित्र हो जाएंगे। चंद्रहांस, आखिर तुम मेरे देवते हो, मुझे क्षमा कर दो। मेरे बुढ़ापे को और न बिगाड़ो। मेरे अकेले पाप का दंड तुम पूरे मंगल निवासियों को दे रहे हो। मेरे पाप के लिए केवल मुझे ही दंड दो। बूढ़े तू मेरा नाना है। जा, आवेदन दिया, भाग जा यहाँ से। मुझ अकेले को नहीं चंद्रहांस, मंगलगढ़ की प्रजा को भी बचाओ। इन बाल को, स्त्री बूढ़ों पर दया करो। दया किसे कहते हैं बूढ़े? शत्रु पर दया करना मूर्खता है। चंद्रहांस, मेरी एक विनती है कि मैं अपने पाप का छोटा सा प्रायश्चित करना चाहता हूँ। क्या इतनी इच्छा पूरी नहीं करने दोगे? बोलो, जल्दी बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी बूढ़े? नदी के पानी में एक डुबकी लगा लूं, तब तुझे इस नरसंहार से रोक दूं। मैं नदी के पानी में एक डुबकी लगा लूं, तब तक तुम इस नरसंहार को रोक दो। जब तक मैं नदी से बाहर न निकलूं, तब तक मंगलगढ़ के नागरिक की जान बचाकर भागना चाहे, उसे भाग लेने देना। यह मेरा एक छोटा सा प्रायश्चित है। आशा करता हूँ इस बूढ़े नाना की इतनी सी बात को इनकार नहीं करोगे। मेरे पाप
का प्रायश्चित हो जाएगा। अच्छी बात है, जब तक हम सांस ले लेंगे। जाओ तुम नदी में डुबकी लगाओ। पहले तुम वचन दो कि मेरे नदी में घुसने के बाद तुम मुझे दिए वचन से मुकरोगे नहीं। एक क्षत्रिय की तरह अपने वचन पर अटल रहोगे। अच्छा वचन दिया। जब चंद्रहांस ने निर्देश पर नरसंहार रोक दिया गया और जब तक निरंतर पानी में उतर कर डुबकी लगाई, तब तक अपने प्राणों को बचाकर वहां से भाग निकले। और समय बीतता गया, नगेंद्र नदी के जल से बाहर न निकला। ओ बूढ़ा, बाहर क्यों नहीं निकला रहा? कहीं बाहर निकले तो सेना को पुनः नरसंहार का आदेश दूं। लगता है बूढ़े ने प्राणायाम का आरंभ कर रखा है। नदी में डूबकर यह अधिक नहीं तो 1000 या 500 प्राण बचाकर कुछ न कुछ पुण्य कमा गया होगा। और कुछ समय बीता। बूढ़े निगंदर ने बहुत देर लगा दी। इस प्रकार तो बहुत से लोग हाथ से भाग रहे हैं। कुछ समय और बीता। सेनापति चंद्रहांस ने कहा, महाराज, लगता है बूढ़ा धोखा देकर पानी में नीचे नीचे जाकर दूर निकल गया। ऐसा लगता है बूढ़ा अंदर ही अंदर किसी गुप्त मार्ग से दूर निकल गया। चंद्रहांस ने सैनिकों को आदेश दिया, अंदर नदी में उतरकर खोजो। और अगले ही पल नदी तट पर पहुंचकर नगेंद्र ने खोज में जुट गई। कुछ देर बाद सैनिक नदी से बाहर निकाला। ओह, यह क्या? सैनिक किसी पेड़ की जड़ निकाली लाया और पेड़ पर बूढ़ा नगेंद्र चिपका हुआ। ओह, यह मर गया। लगता है अपने नगर के लोगों के प्राण बचाना के लिए नगेंद्र ने जानबूझकर पेड़ से जड़ से चिपक कर जान ले दी। शायद नगेंद्र सिंह के मन में यह विचार उठा होगा कि जितनी देर वह नदी में रहेगा उतनी देर प्रजा निडर होकर भागकर अपनी जान बचा सकती है। तभी देख लिया चंद्रहांस, मंगलगढ़ के लोग कितने स्वाभिमानी होते हैं। चंद्रहांस ने चौंक कर देखा। अरे गरिमा, तुम? कहो चंद्रहांस, इस संघार से तुम्हें क्या मिला? और कुछ मिला न मिला, पर मुझे तुम्हें तो हासिल करके यहाँ से जाऊंगा ही। दिन में खुली आंखों से सपन देखा है चंद्रहांस, हाथ नहीं आने वाली मैं। पकड़ो सैनिकों इसे। सैनिक गरिमा तक पहुंच पाती इससे पहले ही कटार निकाली और गरिमा ने हंसते हंसते मौत को वरुण नगेंद्र की तरफ देखा। ओह, इस देश के निवासी कितने जाबाज और निडर हंसते हंसते प्राणों की बलिदान दे डालते हैं। चंद्रहांस जैसे आया था वैसा ही जयपुर वापस लौट गया। समाप्त दोस्तों।